वो ग्रुप जल्दी से कॉम्बैट कमांड सेंटर से निकल गया, जहां आर्म्ड व्हीकल्स उनका इंतजार कर रहे थे, जो उन्हें एयरपोर्ट तक ले जाने वाले थे। जैंगी यांग शिनशिन के साथ बैठा था, शिनशिन के लेफ्ट में और लियांगयू के पास, और फ्लावर यांग शिनशिन के पास थी। जैंगी ने सबको अपने कॉम्बैट मिशन के बारे में बताया। पहले हम हेवनली सी सिटी जाएंगे, जहां स्काई ड्रैगन पायरेट्स लैंड कर चुके हैं। उन्हें एलिमिनेट करना है। हेवनली सी सिटी मेरी टेरिटरी है, वहां का टेरेन मुझे अच्छे से पता है और मेरे अपने स्पाइस भी वहां है, तो बैटल हमारे फेवर में होगा। सबको बस अपने ट्रेनिंग को प्रैक्टिस में लाना है। फिर जैंगी ने जानबूझ के लियांगयू और फ्लावर को एक्स्ट्रा कॉशन दी। बैटल के दौरान तुम्हें शिनशिन के पास रहना है। ये उसका पहला बैटल है, तो तुम्हें उसकी प्रोटेक्शन करनी होगी। लियांगयू ने हाँ में सर हिलाया। ऑफ कोर्स। फ्लावर ने अपना मुंह खोलकर मियाओ किया। यांग शिनशिन ने भी जैंगी के स्पेशल केयर को रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि चाहे उसने अपनी सुपरनैचुरल पावर्स जगाई थी, लेकिन बैटलफील्ड पे उनको अपनी एबिलिटीज को समझना और एडजस्ट करना जरूरी था, और उसकी एबिलिटीज काफी स्पेशल थी, इसीलिए थोड़ा रिस्क भी था। लेकिन फ्लावर और लियांगयू की प्रोटेक्शन के साथ उसकी लाइफ सेफ रहेगी। अब टैक्टिकल अरेंजमेंट्स का काम बैली चैंकिंग को दिया गया। जैंगी ने बैली चैंकिंग को देखा और बोला, जब तक मैं कुछ नहीं करता, सब डिसीजंस तुम्हारे हाथ में है। प्रोफेशनल चीज़ों को प्रोफेशनल्स के ही पास रहना चाहिए। बैली चैंकिंग थोड़ा एक्साइटेड हो गया। उसने सोचा नहीं था कि जैंगी उस पर इतना ट्रस्ट करेगा और अथॉरिटी दे देगा। लीडर से अथॉरिटी मिलना एक सबऑर्डिनेट के लिए सबसे बड़ी रिकॉग्निशन होती है। बैली चंकिंग ने बिना कुछ बोले ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। ये डिसीजन सबके लिए काफी रिलीफ लेकर आया। अगर जैंगी, जो एक इमैच्योर था, उन्हें फोर्सफुली कमांड करता तो सबको टेंशन होती। ये मानना कि जैंगी स्ट्रांग है एक बात है, लेकिन लीडरशिप की एबिलिटी और पर्सनल कॉम्बैट पावर बिल्कुल अलग चीज है। टेंगू स्क्वाड, रीइंकार्नेशन स्क्वाड और यान्युन आर्मी जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचे। सर्च लाइट्स ने रास्ते के अंधेरे को चीर दिया और ब्लिज़र्ड सिटी में एक अजीब सी टेंशन थी, जैसे कुछ होने वाला हो। आज रात भी नींद की रात नहीं होने वाली थी, जैसे एक के बाद एक एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहे थे। तीनों टीम्स भी अपने अपने बैटलफील्ड्स के लिए उड़ी। वहीं हेवनली सी सिटी में जैंगी के अर्ली वार्निंग्स की वजह से शेल्टर और तीनों फोर्सेस ने अपने लोगों और सप्लाईज को पहले ही रिलोकेट कर लिया था। जैसे ही स्काई ड्रैगन पैरेट्स शोर के पास पहुंचे, उन्होंने तुरंत स्नो ट्रक्स को स्विच किया और आइस सरफेस पे रोर करते हुए शोर की तरफ भाग रहे थे। लड़कों, जो मन चाहे लूट लो, सब मर्दों को मार दो और सारा खाना और रिसोर्सेस ले लो। कैन्यूड जोर से हंस रहा था और पायरेट गैंग के हजारों लोग भी शोर मचाते हुए लूट करने के लिए रेडी थे। अगर ये काम आज हो गया तो उन्हें अगले 1 साल तक सेलिंग की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। सबने सुना था कि हेवनली सी सिटी के वेल्थ के बारे में, और अब उन्हें पायरेट्स की दुनिया में भी नाम मिलने वाला था। तो हाक्शाओ किंगडम का क्या, वो तो लूटना ही था। पर जब एक्साइटेड पायरेट शोर पे उतर रहे थे, उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि हेवनली सी सिटी के ह्यूज सिटी में काफ़ी देर तक सर्च करने के बाद भी कोई इंसान नहीं मिला। पूरा सिटी बिल्कुल डेड सिटी जैसा लग रहा था और किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी का स्लाइटेस्ट ट्रेस दिखाई नहीं दे रहा था। मेजर बेसिस ने अपने लोगों और रिसोर्सेज को 1 महीना पहले ही शिफ्ट कर दिया था। अब बस जो चीज़ें बची थी वो कुछ बिल्डिंग्स थी जो स्नो में परेड थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ कभी भी कोई ह्यूमन एक्टिविटी हुई ही नहीं थी। एमराल्ड वाटरसाइड बेस के हार्बर एरिया में थोड़े बहुत लार्ज कंटेनर्स मिले, जिसमें कुछ सप्लाईज थी, लेकिन वो भी कार्स या लार्ज मशीनरी थी। जो कुछ स्कैटर्ड सप्लाईज जो कि काफ़ी कम काम की थी और ट्रांसपोर्ट करने में भी मुश्किल थी। कैन्यूड को सडनली लगा कि कुछ गलत हो रहा है। उसने तुरंत अपने ड्राइवर से पूछा, ये क्या सिचुएशन है? ड्राइवर थोड़ा अनश्योर था। इक्लिप्स मून की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इस सिटी में 4 पावर्स बची है और उनका सारा रिसोर्सेज अब कंसंट्रेटेड है। अगर उन्हें एलिमिनेट कर दिया तो आप आसानी से हेवनली सी सिटी के सारे रिसोर्सेज लूट सकते हो।
कैन्यूड ने थोड़ी देर के लिए सोचा और डिसाइड किया कि फीनिक्स रेन उससे झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि हेवनली सी सिटी के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस थे। उन्हें एक टाइम में इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र कर पाना इम्पॉसिबल था। सिर्फ एक ही कंक्लूजन था, वो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस कहीं छुप गए हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि वो कहाँ छुपाए गए हैं, यानी लोकल फोर्सेस ने उन्हें कहाँ छुपाया है, तो वो आसानी से उन सप्लाईज को ले सकते हैं। कैन्यूड ने तुरंत अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि वो मेजर फोर्सेस ने जहाँ भी अपने रिसोर्सेस छुपाए हैं उन जगह को ढूंढ निकाले, चाहे उन्हें पूरे सिटी को ही खोदना पड़े। लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता था कि इस वक्त एमराल्ड वाटर साइड बेस के हजारों लोग ठीक उनके नीचे छुपकर वहीं थे। स्काई ड्रैगन पायरेट्स हर जगह लूट मार कर रहे थे। हेवनली सी सिटी बहुत बड़ी थी और जबकि मेजर रिसोर्सेस ऑलरेडी मेजर पावर्स ने ले लिए थे, लेकिन कुछ लार्ज मशीनरी फैक्ट्रीज, रॉ मटेरियल वेयर हाउसेस और कुछ छोटे सुपरमार्केट्स अभी भी पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हुए थे। वो जो रिसोर्सेस मेजर पावर्स को इतनी ज़रूरत नहीं थी, वो अब पायरेट्स के लिए एक ट्रेजर की तरह था। आखिरकार वो साउथ वाटर्स में रिसोर्सेस पुअर हैं और उन्हें लूटिंग पर ही अपनी ज़िंदगी चलानी पड़ती है, चाहे वो खाना हो, कपड़े हो या डेली नेसेसिटीज़। इसीलिए जो जंक मेजर पावर्स ने छोड़ा है वो उनके लिए बहुत वैल्यूएबल चीज़ें हैं। ऐसे इन्वायरमेंट में मेजर पावर के बेसेस को ढूंढना काफ़ी मुश्किल नहीं था, क्योंकि बाकी जगह तो स्नो और आइस से कवर्ड थी। सिर्फ उनके सैंक्चुरीज और 3 मेजर पावर के टेरिटरीज ही अच्छे से सफाई किए हुए थे। लेकिन अगर पायरेट्स को ये बेसेस मिल भी जाए तो उनके पास उन्हें तोड़ने का कोई तरीका नहीं था। एक ग्रुप ऑफ पायरेट्स जो साउथ सी के नेवल बैटल्स में एक्सपर्ट हैं, वो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को कैसे तोड़ते। ये कंक्रीट इतना स्ट्रॉन्ग था कि मिसाइल भी उसे आसानी से नहीं तोड़ सकते। जैंगी के फैमिली शेल्टर की टॉल और मैग्निफिसेंट अपीयरेंस की वजह से कई पायरेट्स को उसकी एनवी होने लगी थी। वो बाहर हर तरह के वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे थे शेल्टर को तोड़ने के लिए, लेकिन वो एक भी लेयर का वॉल स्किन नहीं उठा पाए। शेल्टर के अंदर अंकल यू ने सबको बेसमेंट लेवल में छुपाया था और सर्विलेंस इक्विपमेंट का यूज़ करके सब कुछ मॉनिटर कर रहे थे। शोहाई में और लू कैरन का चेहरा उदास था। अंकल यू ने अपने हाथ में मशीन गन पकड़ी हुई थी, बॉडी पे बुलेट पेल्स थी और उनके चेहरे पे एक मैजेस्टिक एक्सप्रेशन था। अगर कोई भी डेंजरस सिचुएशन होती तो वो सबसे पहले खुद खड़े हो जाते ताकि बाकी लोग भाग सके। जोकीर ने कामली बोला, कोई बात नहीं, वो शेल्टर के डिफेंस को तोड़ नहीं पाएंगे और वैसे भी जैंगी और बाकी लोग जल्द ही यहाँ पहुँच जाएंगे। बस इतना ही कहना था कि एक डिफीनिंग नॉइज सडनली बाहर से सुनाई देने लगी। एक पायरेट जो 5 मीटर टॉल जाइंट में बदल गया और अग्रेसिवली विला के मेन डोर्स को रैम करना शुरू कर देता है। डोर्स तो हिलते तक नहीं, लेकिन जो इम्पैक्ट का साउंड था वो डरा देने वाला था। सबको पता था कि शेल्टर के डिफेंसिव कैपेबिलिटीज पे ट्रस्ट है, लेकिन फिर भी सबको थोड़ा अनईजी महसूस हो रहा था। ये पायरेट्स बिल्कुल इंसानियत से दूर थे, सब कुछ और सबको तोड़ते चलते जा रहे थे। जब मेजर पावर्स और हेवनली सी सिटी के बीच बैटल हो रही थी तब भी कुछ इंसानियत थी, और जो लोग रेजिस्टेंस नहीं कर रहे थे उन्हें मारते नहीं थे। लेकिन ये पायरेट्स के साथ कोई होप रखना अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर था। जोकीर का चेहरा बाहर से काम था, लेकिन अंदर से वो भी बहुत एंशियस थी। उसने जल्दी से जैंगी को कॉल किया और यहाँ की सिचुएशन एक्सप्लेन की। इसी वक्त एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर एक अंधेरे में गुजर रहा था और हेवनली सी सिटी के ऊपर आ रहा था। जोकीर से न्यूज़ मिलने के बाद जैंगी की एक्सप्रेशन थोड़ी सीरियस हो गई। मेरा इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। जैंगी ने तुरंत पायलट को ऑर्डर दिया कि हेलीकॉप्टर उसके शेल्टर के कोऑर्डिनेट्स पर लैंड करे। ये मैटर नहीं करता कि वो पायरेट्स को कहाँ मारे, बस ये ज़रूरी था कि उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना है। जूजंग ने पहले ही कह दिया था कि बैटलफील्ड पर सुप्रीम कमांडर जैंगी है। पायलट ने तुरंत ऑर्डर को फॉलो किया और वेस्ट माउंटेन डिस्ट्रिक्ट और हेरोन रिवर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर की तरफ उड़ान भरी। जल्द ही वो पायरेट्स जो भी शेल्टर को अटैक करने के लिए एक्साइटेड थे, उन्हें ऊपर से
एक ड्रैगन की गर्लिंग सुनाई दी। उन्होंने ऊपर देखा और देखा कि कोई ड्रैगन नहीं बल्कि एक ह्यूज गनशिप हेलीकॉप्टर था। एक भारी आवाज बीच एयर में सुनाई दी और उस बड़े म्यूटेंट का सर तुरंत फट गया। जैंगी ने शांति से बुलेट बदला और फिर दूसरे बंदे को एम किया। उसके हाथ में ह्यूज स्नाइपर राइफल था, थंडर स्ट्राइक। नीचे लेवल के म्यूटेंट्स को मारना नॉर्मल लोगों को मारने जैसा ही था, लेकिन बुलेट्स बचाने के लिए उसने सिर्फ पायरेट्स के म्यूटेंट्स को ही मारा। बैली चंकिंग ने आगे बढ़कर शाउट किया, चलो। फिर वो आदमी कैनल बोल की तरह नीचे गिर गया, 100 मीटर सीधा नीचे। बाकी सब भी उसके पीछे गए। नीचे हेलीकॉप्टर लैंड करने का कोई सूटेबल जगह नहीं था, पर ये टॉप नॉच म्यूटेंट्स को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। एयर में सिटिंग डक्स बनने से बचने के लिए उन्होंने सीधा हेलीकॉप्टर से जंप करना चुना, जिसमें एनहांसमेंट टाइप म्यूटेंट्स बाकी को ले जा रहे थे। सिर्फ मिंग सुयू जैंगी के साथ रही, क्योंकि उसका काम रिकॉनेसेंस और हीलिंग था, ना कि कॉम्बैट। और फिर यांग शिनशिन जो फ्लावर पर बैठी थी, जंग के मैदान में आई और अपनी एबिलिटीज टेस्ट करना शुरू की। जहां उसके हाथ पॉइंट कर रहे थे तो पायरेट्स एक दूसरे पर जंप करते हुए अपने गले पकड़कर साथ मारपीट करने लगे। यांग शिनशिन बहुत खुशी से मुस्कुराई और दूसरी तरफ जैंगी उसके आसपास देख रहा था। जैसे ही उसने कोई थ्रेट देखा, वो पहले उस थ्रेट से छुटकारा दिलाने आया। शेल्टर के आसपास 100 से ज्यादा पायरेट्स थे, जिसमें 5 म्यूटेंट्स भी शामिल थे। जब इन लोगों ने आसमान से गिरते हुए देखा, वो डरा नहीं। आखिरकार ये वो लोग थे जो दी स्वॉर्ड का खून पी चुके थे और जिंदगी और मौत के साथ वाकिफ थे। इसीलिए उन्होंने अपने हाथ में रखे हुए फायर आर्म्स उठाए और शूटिंग शुरू कर दी। बैली चंकिंग आगे बढ़कर लीड लेता है और अपने बैक पर रखे वेपन बॉक्स से 2 काले हथियार निकाले। उन्होंने उन्हें असेंबल किया और एक ह्यूज हेलर बना दिया। उसका हैंडल सॉन्ग रैंक से पेंट किया गया था और डार्क हेलर पर गहरे गोल्डन पैटर्न्स दिए गए थे, जो काफी डोमिनेटिंग लग रहे थे। पायरेट्स के वॉली के सामने उसने डॉज या अवॉइड करना नहीं चाहा। जो ऑर्डिनरी बुलेट्स उससे टकराए, वो उसे टिकल भी नहीं कर पाए। बस एक स्लैश से उसके सामने खड़े डजन्स ऑफ पायरेट्स एक साथ 2 हिस्सों में काट दिए गए, बिल्कुल कागज की तरह। बैली चंकिंग खुद थोड़ा हैरान हो गया। ये पायरेट्स इतनी कमजोर हैं क्या? उसने सोचा था कि जो पायरेट्स साउदर्न वाटर्स में घूमते हैं वो कम से कम थोड़े पावरफुल होंगे, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वो इतने कमजोर होंगे। फिर दूसरी तरफ सोचकर उसे ये बिल्कुल सही लगा। आखिरकार पूरे साउदर्न वाटर्स कमजोर देशों से बना है। अगर इन देशों को मर्ज भी किया जाए तो भी वो एक सिंगल रिवर साउथ डोमेन के जितना पावरफुल कभी नहीं हो सकते। इसीलिए ऐसे पायरेट्स का एक ग्रुप ये रीजन चला सकता है, लेकिन अगर वो किसी बड़े पावर की स्पेशल फोर्सेस से टकराए तो वो बस एक बेकार आर्मी बन जाएंगे। एक और भारी एक्सप्लोजन बैटलफील्ड पर सुनाई दी। बैली चंकिंग ने ऊपर देखा और देखा कि एक म्यूटेंट जो उसकी तरफ चार्ज कर रहा था, उसका सर उड़ चुका है। वो अचानक समझ गया, अपने आसपास देखा और उसे रियलाइज हुआ कि जो भी पायरेट्स में से किसी ने भी सुपरनैचुरल एबिलिटीज दिखाई थी, वो सब एक एक करके जैंगी के द्वारा ऊपर से मार दिए गए थे। बैली चंकिंग अपने आप को रोक नहीं पाया और जैंगी के द्वारा चलाए गए होली सिल्वर बुलेट्स को देखते हुए वो सोच रहा था कि थंडर स्ट्राइक जो इतना डेडली है, उसका सामना करने की हिम्मत भी वो नहीं कर सकता। उसे उन बुलेट से बच के रहना पड़ता है। तो अगर वो दूसरे म्यूटेंट्स को एक शॉट में मार सकता है, तो ये साबित करता है कि कौन कह रहा है कि म्यूटेंट्स को कन्वेंशनल वेपन से नहीं मारा जा सकता। जब बुलेट्स दूसरे म्यूटेंट्स के एबिलिटीज से फायर की जाती है तो म्यूटेंट्स के लिए उन्हें डील करना मुश्किल हो जाता है। जैंगी का तेंगु स्क्वाड हेवनली सी सिटी पहुंचा और पहला स्टॉप नेचुरली उनका होम बेस था। 100 से ज्यादा पायरेट्स को तेंगु स्क्वाड ने 1 मिनट के अंदर ही मार डाला। बैली चंकिंग ने एक स्पाई को पकड़ा और मिंग सुयू उसके पास गई और उसे ट्रूथ सीरम इंजेक्शन दिया। जल्द ही स्पाई ने जैंगी और बाकी सबको स्काई ड्रैगन पायरेट्स के बारे में जो कुछ भी जानना था सब बता दिया। वो एमराल्ड वाटर साइड बेस की तरफ जा रहे हैं। हमारा कैप्टन का नाम केन्यूट है।
स्काई ड्रैगन पायरेट्स के 4th टीम का कैप्टन वो ऑर्डिनरी आदमी नहीं था, और जो इन्फॉर्मेशन उसने दिया वो यूजफुल थी लेकिन ज्यादा नहीं। जैंगी ने जब उसे 4th टीम के स्ट्रेंथ के बारे में पूछा तो उसने बस एक ही बात कही, वो बहुत स्ट्रांग है, साउदर्न वाटर्स में उनका कोई अपोनेंट नहीं है। ये बात उसके लिए सच थी, लेकिन जैंगी के लिए ये बस ये बात है कि ये लोग साउदर्न वाटर्स में असली मास्टर से कभी मिले नहीं। जैंगी ने बैली चैंकिंग की तरफ देखा और कहा, बैली तुम्हारे क्या थॉट्स हैं? बैली चैंकिंग थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, जो इंटेलिजेंस हमें मिला है उसके हिसाब से जो टीम अभी अराइव हुई है वो 4th स्क्वाड है और उनका कैप्टन कैन्यूट है। इंटेलिजेंस सिस्टम के हिसाब से वो एक डेल्टा लेवल म्यूटेंट है जिसका सुपरनैचुरल एबिलिटी इंडेक्स 8000 पॉइंट्स है। इसके अलावा उसके 4 ऐसे लोग हैं जिनके स्ट्रेंथ 4000 से 6000 पॉइंट्स के बीच है। फिर उसने एक लाश की तरफ इशारा किया जो क्राउड में थी। एक ऑफिसर को तुम्हारे द्वारा एक ही शॉट में मार दिया गया है। जैंगी ने उस बात को सुनने के बाद थोड़ा सोचा। जो इंटेलिजेंस लार्ज रीजन ने दिया था वो सही था। 3 दुश्मन टीम्स में से जो आई थी, हेवनली सी सिटी की दुश्मन टीम सबसे कमजोर थी। इसमें कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि हेडक्वार्टर्स के हिसाब से जैंगी तू युनले और गाओ चेंगकोंग से स्ट्रेंथ के मामले में कम नहीं था। इसके अलावा जैंगी को हेवनली सी सिटी का अच्छा ज्ञान था, इसीलिए उसने पहले यहाँ के दुश्मनों को हैंडल किया और फिर लिन हाई सिटी जाकर सामसारा स्क्वाड के साथ मिलकर इक्लिप्स मून के साथ डील करना था। फिर हम सीधा एमराल्ड वाटर साइड बेस चलें। ये बैटल जल्दी खत्म करनी होगी और लिन हाई सिटी मेन बैटल फील्ड है, जैंगी ने कहा। जब वो बात कर रहा था उसने सैटेलाइट फोन ऑन किया और चेन जुगान से बात की। हालांकि चेन जुगान ऑलरेडी अंडरग्राउंड हो चुका था, पर उसके बेस के पास कई सर्विलियंस डिवाइसेस लगा दिए गए थे जिससे वो स्काई ड्रैगन पैरेट्स के बारे में इंटेलिजेंस ले सकते थे। उसने जैंगी को बताया, लगभग 70% पायरेट सप्लाई के लिए निकल गए हैं और 30% हार्बर एरिया को गार्ड कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें तुम्हारे आने का पता चल गया है और वो हमारे पुराने फोर्टिफिकेशंस का यूज करके एक एम्बुश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैंगी ने चेंजुगान के रिपोर्ट को सुना और थोड़ा सोचा। जो लोग पीछे रुक गए हैं वो डेफिनेटली पायरेट ग्रुप के इलाइट है। अगर उन्हें हैंडल कर लिया तो हेवनली सी सिटी का क्राइसिस जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैंगी ने अपने डायमेंशनल स्पेस से स्नोमोबाइल निकाली और सब लोग एमराल्ड वाटर बेस जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी शेल्टर के दरवाजे अचानक खुले और अंकल यू और फैटी शू दौड़ कर आए। जैंगी को देखकर वो दोनों काफी खुश हुए। जैंगी ने उन्हें देखा और ठंडा जवाब दिया, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, तुम सब शेल्टर के अंदर रहो और बाहर मत आना। लेकिन अंकल यू बोला, हमें तुम्हारी मदद करने दो, एक और पेयर ऑफ हैंड्स हमेशा काम आती हैं। फैटी शू ने भी हिम्मत जमाई और कहा, बॉस काफी टाइम हो गया है हमारे साथ में लड़ाई किए हुए, हमें साथ ले चलो, कम से कम बैटलफील्ड पर मैं सिचुएशन कंट्रोल करने में मदद कर सकता हूँ। इस वक्त आसमान से बर्फ गिर रही थी। ऐसे माहौल में आइस पावर्स वाला म्यूटेंट होना सच में बैटलफील्ड के लिए ज्यादा यूजफुल था। लेकिन जैंगी ने फिर भी अपना सर हिलाकर कहा, शेल्टर में रहो और स्टैंड बाय पर रहो, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम दोनों को बुलाऊंगा। अंकल यू और फैटी शू थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुए तो जैंगी ने समझाया, करंट सिचुएशन के हिसाब से दुश्मन की ताकत हमारे कंट्रोल में है, हम उन्हें हैंडल कर सकते हैं, लेकिन सेफ रहने के लिए तुम दोनों और जो भी 3 मेजर बेसिस के लोग हैं अभी के लिए मदद मत करो। अगर कुछ स्पेशल हो गया तो तुम दोनों की बाहर से सपोर्ट की जरूरत होगी। दुश्मन की ताकत 3 एरियाज में सबसे कम थी, लेकिन जैंगी को कोई रिस्क नहीं लेना था। उसने प्रॉपर प्लानिंग की थी और ये भी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए था। अंकल यू और फैटी शू ने समझा और फिर तेंगु स्क्वाड के दूसरे सोल्जर्स की तरफ देखा। उन्होंने समझा कि जैंगी का कहना सही था, ये वॉर का इम्पोर्टेंट टाइम था और कोई भी गलती नहीं कर सकते थे। दोनों ने हाँ में सर हिलाया, अगर जरूरत हो बस हमें बता देना, हम तुरंत आ जाएंगे। जैंगी ने हाँ में सर हिलाया और जाने ही वाला था कि तब उसने सोचा और अपने बॉडी से एक बॉक्स निकालकर अंकल यू को दिया। ये होली सिल्वर बुलेट्स का बॉक्स था। ये चीज काफी रेयर मटेरियल से बनी थी और जैंगी के पास सिर्फ 3000 राउंड्स थे, इसीलिए उसने अंकल यू को सिर्फ 20 राउंड्स दिए।
इसके अलावा उसने अंकल यू को एक बड़ा सा डार्क ऑब्जेक्ट भी दिया। ये अच्छा था कि ब्लिजर्ड सिटी आर्मरी से एक नया एंटी मटेरियल स्नाइपर निकल के आया था, GPW2। इसका पावर पुरानी जनरेशन के बैरट स्टाइल वेपन से 2 गुना ज्यादा था और ये ओरिजिनली एयरबोर्न वेपन था जो इंडिविजुअल यूज के लिए इतना सूटेबल नहीं था, लेकिन अंकल यू के लिए परफेक्ट था। जैंगी ने सोचा कि हालांकि अंकल यू की एबिलिटी काफी सिंपल थी, लेकिन एक वेटरन होने के नाते उसके कॉम्बैट स्किल्स बहुत अच्छे थे। इसीलिए अगर उसे एक हैवी स्नाइपर राइफल और होली सिल्वर बुलेट्स दिए जाएं, तो वो अपनी फुल स्ट्रेंथ लगा सकता था। ये कहना है कि अगर तुम्हारे पास काफ़ी स्ट्रेंथ नहीं है तो तुम इक्विपमेंट से उसका कंपनसेशन कर सकते हो। अंकल यू के आंखों में चमक थी। उसने एक्साइटेडली वो वेपन लिया जो जैंगी ने दिया। इसका मतलब था कि जैंगी ने उसे क्रिटिकल मोमेंट्स में लड़ने की इजाज़त दी थी। ये बस बातें नहीं थी, जैंगी को सच में उस पर भरोसा था। उसके बाद जैंगी स्नोमोबाइल में बैठा और तेंगु स्क्वाड के मेंबर्स को एमराल्ड वाटर साइड बेस के हार्बर की तरफ ले गया। जो इंटेलिजेंस रीजन से मिल रहा था उससे लग रहा था कि उनका तेंगु स्क्वाड स्काई ड्रैगन पायरेट्स के 4th स्क्वाड्स को इजीली एलिमिनेट कर सकता है। बैली चंकिंग ने एक 3 डायमेंशनल मैप कंपार्टमेंट में खोलकर बैटल प्लान तैयार करना शुरू किया। कैप्टन, तुम लॉन्ग रेंज स्नाइपिंग में अच्छे हो तो तुम पहले वैंटेज पॉइंट पे जाओ जो यहाँ पर है। जी गुआमिंग, तुम और कैप्टन लॉन्ग रेंज फायर सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगे। हार्बर का टेरेन कोन शेप है, इसीलिए हम दोनों साइड से अटैक करेंगे। ईस्ट सी रीजन के शिप्स ने कोस्ट लाइन ब्लॉक कर दी है, इसीलिए हमें उनके एस्केप का कोई टेंशन नहीं है। जब हम खत्म करेंगे तो पायरेट लीडर के न्यूट को लियांग यू और मैं हैंडल करेंगे। बाकी सब लोग बाकी सोल्जर्स को क्लियर कर सकते हैं। बैली चंकिंग का बैटल प्लान फ्लॉलेस था। उनके पास नंबर्स में कमी थी, लेकिन कॉम्बैट पावर में उनके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज था। हाई लेवल म्यूटेंट स्टेज में वो लोग सुपीरियर थे। जहां तक ऑर्डिनरी पायरेट्स की बात थी, वो लोग कुछ नहीं समझते थे, सिर्फ आसानी से टारगेट होने वाली फिशेस जो अपने सस्ती असॉल्ट राइफल से रैंडम फायर करते थे। बैली चंकिंग ने अपनी बात खत्म की और जैंगी की तरफ देखा, उससे अपना ओपिनियन पूछा। जैंगी ने सर हिलाकर कहा, सब सही है, बस इसे एग्जीक्यूट करना। याद रखना, सेफ्टी पहले प्रायोरिटी है। कभी अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट मत करना। सबने एक साथ कहा, समझ गए। जैंगी और बाकी लोग 1 घंटे के अंदर एमराल्ड वाटर साइड बेस के हार्बर के पास पहुंच गए। फिर उन्होंने स्नोमोबाइल से उतरकर फुट मार्च करने का फैसला किया ताकि दूसरे साइड से कोई उन्हें एम्बुश न कर सके। बैटल सूट्स जो उन्होंने पहने थे वो आर्मर्ड व्हीकल से ज्यादा एडवांस थे, इसीलिए बैटल सूट्स का मेन रोल मोबिलिटी को एनहांस करना था। ग्रुप 3 लोगों के टीम्स में डिवाइड कर गए हैं और आगे बढ़ रहे थे। बर्फ गिर रही थी लेकिन विजिबिलिटी क्लियर थी। अब हैवी स्नो ने लगभग सारे बिल्डिंग्स को ढक लिया था। एमराल्ड वाटर साइड बेस का आउटर पेरिमीटर एक बड़ा स्नो फील्ड था और यहाँ कवर ढूंढना मुश्किल था। अगर वो 3 किलोमीटर से ज्यादा पास जाते तो इजीली दुश्मन उनको पता लगा सकते थे, लेकिन अगर वो डिस्टेंस जल्दी क्लोज कर लेते तो उनका एडवांटेज था। पायरेट्स एमराल्ड वाटर साइड बेस पर होल्ड कर रहे थे, लेकिन उन्हें टेरेन का कोई आइडिया नहीं था। इसके अपोजिट जैंगी ने अपनी टीम को वाटर साइड बेस का कंप्लीट टोपोग्राफिकल मैप दे दिया था। जैंगी ने जल्दी से डिसीजन लिया, चलो आगे बढ़ते रहो। शियाओ मियाओ, तुम एक स्टॉर्म क्रिएट करो ताकि उनकी विजिबिलिटी ब्लॉक हो जाए। अब जब सब कुछ ओपन है तो छुपने की कोई जरूरत नहीं है। शियाओ मियाओ ने हाँ में सर हिलाया, समझ गया कैप्टन। उसकी एबिलिटी विंड थी जो इस ब्लिजर्ड के एनवायरनमेंट में तुरंत यूजफुल थी। अगर वो एक स्टॉर्म क्रिएट करता तो नेचुरली दुश्मन की नजरों से छुपने के लिए एक शेल्टर बन जाता। शियाओ मियाओ ने एक बड़ा स्टॉर्म समन किया और एमराल्ड वाटर साइड बेस के एक कोने में स्टॉर्म क्रिएट कर दिया। उस स्टॉर्म में कवर लेकर तेंगु स्क्वाड के मेंबर्स ने सीधा एमराल्ड वाटर साइड बेस के हार्बर की तरफ चार्ज किया। हल्का सा शोर मचा और तुरंत पायरेट्स का ध्यान अपनी तरफ खिंच गया। कैन्यूट एक वॉर कार्ट पर बैठा था जिसमें बर्फ के ढेर लगे गए थे और उसने शार्क जैसे दांतों के साथ अपना गुस्सा दिखाया। क्या ये रिवर्साउट डोमेन की रेगुलर आर्मी है? मारो उन्हें, उसने दहाड़ कर कहा और उसके आसपास के पायरेट्स भी अपने फायर आर्म्स को हवा में उठाकर शोर मचा रहे थे। ये आउटलॉस कभी भी किसी से नहीं डरते, चाहे जो भी हो।
वो अपनी जान को खतरे में डालकर लड़ते थे। स्नोई फील्ड में गन फायर का शोर सुनाई देने लगा। मसल्स ने अपने गन्स को उन लोगों की तरफ एम की थी जहां जैंगी और बाकी लोग जा रहे थे, लेकिन ये आम गोलियां उनके कॉम्बैट सूट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी और उनकी शूटिंग स्किल भी इतनी बेकार थी कि वो ब्लिजर्ड के थ्रू टारगेट को मार भी नहीं पा रहे थे। बैली चंकिंग जो फ्रंट पे चार्ज कर रहा था, उसने गुस्सा करते हुए कहा, स्मॉल फ्राइज को छोड़ो, म्यूटेंट्स को मारो, पहले जल्दी से इसे खत्म करते हैं। सबने अपने वेपन्स लोड किए। स्टैंडर्ड वेपन्स और ओरिजिन बुलेट्स का इस्तेमाल करते हुए हार्बर बेस के पायरेट्स मेटल बॉक्सेस के ऊपर खड़े थे और हंसकर गोलियां चला रहे थे जैंगी और उनकी टीम की तरफ। लेकिन जैंगी के म्यूटेंट्स चुपके से शैडो में छुपकर उनके पास आने का इंतजार कर रहे थे। जब जैंगी और उनकी टीम हार्बर डिफेंस लाइन से 1000 मीटर की दूरी पर पहुंच गए, तभी एक अचानक रुकावट सामने आई। बैली चंकिंग जो आगे बढ़ रहा था, अचानक पूरी तरह से पीछे की तरफ उछल गया, जमीन पर गिर गया और अपने आप को बैलेंस कर लिया। बाकी लोग भी सरप्राइज में आ गए और उसी रुकावट में टकरा गए। ये क्या चीज है? किसी ने कहा। हमारे सामने एक दीवार है, एक ट्रांसपेरेंट दीवार। उनके सामने एक ट्रांसपेरेंट वॉल थी जो उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। जैंगी की आंखों में चमक आई जब उसने समझा कि दुश्मन का म्यूटेंट अब अपनी मूव कर रहा है। जैंगी ने अपनी व्हाइट ईगल राइफल उठाई और चिल्लाया, रास्ता बनाओ। टीम के मेंबर्स ने जल्दी से अपने लिए एक रास्ता बनाया और जैंगी ने इनविजिबल बॉल पर एक गोली मारने की कोशिश की, लेकिन वो होली सिल्वर बुलेट जो मैजिक को तोड़ सकती थी, वॉल के सामने रुक गई और सीधा जमीन पर गिर गई। क्या होली सिल्वर बुलेट्स भी काम नहीं आ रहे? ये किस टाइप की ताकत है? जैंगी ने सोचा जब वो देख रहा था कि उनके हर वेपन का असर इस पावर पर नहीं हो रहा था।